तो कहीं न कहीं उन्होंने हमला करके हमें मजबूत किया है। वह एक्चुअली कुछ लोग होते हैं ना, हमले से घायल होते हैं। जी नहीं, ये एक ऐसा टाइगर है जो हमले से मजबूत होता है। एक साधारण पृष्ठभूमि से निकल कर आए थे, कोई पॉलिटिकल गॉडफादर नहीं, ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड, ना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट। बस लोग लगातार साजिश कर रहे थे और मतलब बेहूदगी का परिचय दे रहे थे। आज पिताजी नहीं रहे, लेकिन जनता का जो प्यार मिला उससे कभी मैंने कमी महसूस नहीं हुई। यहाँ इस लोकसभा में पलायन की समस्या बहुत है। फिर नहीं कुछ समझ में आया तो डोली जी को समर्थन दो। उनका भाई, उनका रंग, उनका लीला, उनका खेला, उनका वही जाने। कभी जेएमएम को समर्थन करते हैं, कभी इधर बीजेपी के समर्थन करते हैं। बचपन में ही एक कहावत सुनी थी कि पीठ पीछे उनकी बात होती है जिनमें कुछ बात होती है। जिंदा लोगों के ही लोग रास्ते रोकते हैं, मुर्दों को रास्ता दे देते हैं, भैया निकल लो। जोहार दोस्तों, आज हम जिस शख्स से आपको मिलाने जा रहे हैं, इन्होंने झारखंड की राजनीति में एक नई लकीर खींच दी है। भाषा आंदोलन से शुरू हुआ इनका कारवां आज राष्ट्र की राजनीति की ओर बढ़ चला है। पूरे झारखंड के लोग इन्हें टाइगर के नाम से जानते हैं। चलिए मिलते हैं टाइगर जयराम महतो से और करते हैं इनसे थोड़ी बातें। लोकसभा चुनाव में आपका धमाकेदार प्रदर्शन रहा, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। दादा, आपका 1 महीना या 1.5 महीना का ये जो काफिला, मतलब ये जो पल रहा इलेक्शन कैंपेन के दौरान, आप और आपकी पूरी टीम बहुत ज़्यादा व्यस्त थी, तो इसके बारे में आप बताइए कि मतलब कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा? पहला चुनाव था और एक साधारण पृष्ठभूमि से निकल कर आए थे, कोई पॉलिटिकल गॉडफादर नहीं, ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड, ना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट। जो भी थी जनता का समर्थन था, उनका प्यार था और झारखंड में एक नई आइडियोलॉजी का उदय था। तो कुल मिलाकर टफ रहा चुनाव, काफ़ी टफ रहा। पग चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन ओवरऑल चुनाव के जो नतीजे हैं हमारे पक्ष में रहेंगे और इसी के आधार पर हम लोग आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी करेंगे। गांव में आप आम लड़के को लोकतंत्र के इस सबसे बड़े दंगल में आपको डर लगा कभी? नहीं, कभी डर नहीं लगा। बस लोग लगातार साजिश कर रहे थे और मतलब बेहूदगी का परिचय दे रहे थे। बिल्कुल आलोचना होनी चाहिए, आलोचना होता भी है, लेकिन यहाँ आलोचना नहीं हो रहा था, यहाँ साजिशें हो रही थी। जैसे उदाहरण के लिए कुछ लोग, हमारी एक तस्वीर थी, उसमें हम सांसद को एक आवेदन देने गए तो उसको निकाल के लोग घर में चिपका दिए कि देखिए इसका तो सांसद से खुद दोस्ती है और फिर चुनाव लड़ रहा है। तो मैंने बड़ा बेहूदगी भरा हरकत करते हुए नजर आए। तो ओवरऑल चुनौतियाँ काफ़ी थी, लेकिन जो झारखंड जो चीज़ें के कारण आज त्रस्त है, उन चीज़ों पर बात करने वाला कोई नहीं था और हम लोग लगातार बात किए, उन चीज़ों पर लगातार आंदोलन किए और फाइनली उसका हमें अच्छा रिजल्ट मिला है और इस लोकसभा चुनाव के माध्यम से हम लोग राजनीति में स्थापित होने जा रहे हैं। आप एक खुद आंदोलनकारी के पुत्र हैं, आपके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। कभी ऐसा लगा अगर आज वो आपके साथ होते तो कुछ और बात होती? देखिए, अगर मेरे पिताजी होते तो हम इस लाइन में नहीं होते, क्योंकि मेरे पिताजी इस लाइन में होते हैं और शुरू से हम एक अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, कहीं बेहतर कोर्स कर रहे होते या फिर कहीं जॉब में लगे होते हैं, तो कुछ परिस्थितियाँ में जो आज विकट हैं ये शायद नहीं होता। लेकिन खैर, जब कुछ नियति कुछ ले जाती है तो कुछ दे जाती है। वही आज पिताजी नहीं रहे, लेकिन जनता का जो प्यार मिला उससे कभी मैंने कमी महसूस नहीं हुई। आपके पिता के साथ जिन्होंने अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़ी, कभी उनके सहानुभूति आपको मिली? हाँ, 99% नहीं, हम तो चाहेंगे शायद 100% वो किसी दल में भी थे, लेकिन इंटरनली वोट उनका मुझे मिला और सहानुभूति हमेशा मिली है। जब से हम पले बढ़े हैं, खेले कूदे हैं, तब से जो भी हमारे पिताजी के मित्र रहे हैं, उनकी सहानुभूति, उनका समर्पण, उनका प्रेम हमेशा मिला है। लोकसभा चुनाव के दौरान कभी आप अपने पिताजी को मिस कर रहे थे? नहीं, चूँकि काफ़ी कम आयु थी हमारी, इसीलिए उतना तो स्मरण नहीं हो पाता है। हमारी आयु लगभग 2 साल के आसपास थी जब पिताजी का देहांत हुआ था, तो उतना अटैचमेंट नहीं हो पाया शायद। लोकसभा चुनाव के बाद आपका अगला टारगेट क्या होगा? जाहिर सी बात है, विधानसभा चुनाव जो नवंबर दिसंबर के महीने में होंगे वो हमारा टारगेट होगा, क्योंकि हम लोग तो असल विषय हमारा झारखंड है, झारखंड में पॉलिसी बनाने को लेकर है, तो विधानसभा ही हमारा टारगेट रहेगा अगला। जैसा कि आप लोकसभा में आप 14 सीटों में से 4 सीटों में से अपने कैंडिडेट अपने खड़े किए। अभी विधानसभा इलेक्शन आने वाला है, तो इस 81 सीटों में आप कितने सीटों पे आप मतलब आप सोचे हुए कि आप कैंडिडेट्स को? देखिए, सबसे पहले बात, हम लोग 8 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी दिए हैं, तो 8 6 48, कहीं 5 है तो मान के चले 47 46, यानी 45 सीट तो हमारा ऐसे ही है। 5 लोग हैं, चाहे 50,000 लोग हैं, चाहे 5 लाख लोग हैं, तो 45 सीटें तो हमारा है कि वहाँ तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, जो कि लोकसभा में लड़े हैं। उसके अलावा कुछ सीटें होंगी, जैसे जमशेदपुर,
वहाँ के जो 6 विधानसभा हैं वहाँ हमारी सीटें होंगी। खूंटी में लगभग हमें लगता है आधी सीटों पर हमारे प्रत्याशी होंगे। गोड्डा में हमारे प्रत्याशी होंगे विधानसभा में। तो उस समय हमें लगता है कि 55 to 60 का आंकड़ा रहेगा, 55 से 60 का। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ऐसे आप कौन से कार्य करने वाले जो यहाँ के पूर्व सांसद या फिर जो भी सांसद पहले बन चुके हैं उन्होंने नहीं किया है इस क्षेत्र में? देखिए, सबसे पहली बात, जब हम लोग लोकसभा चुनाव जीत कर जाएंगे तो यहाँ इस लोकसभा में पलायन की समस्या बहुत है। तो उसे नियंत्रण में लाने के लिए हम लोग छोटे छोटे उद्योग का जो है विकल्प तराशेंगे और वहाँ पर छोटी छोटी इन्वेस्ट करने के लिए लोगों को आमंत्रित करेंगे और उस पर हम लोग लगातार लीगली जो एक्सपर्ट होंगे उनके माध्यम से सलाह लेंगे, जो उन चीज़ों के एक्सपर्ट हैं। और ये हमारा पहला प्रयास रहेगा, क्योंकि रोटी की लड़ाई महत्वपूर्ण है। रोटी हर किसी को उसके हिस्से की मिलनी चाहिए। इस चुनाव के दौरान आपके ऊपर कई तरह के आरोप लगे कि जैसे आप ढुलू महतो के साथ हैं, ठीक है, और आपके साथ करण महतो ने ढुलू महतो का समर्थन दिया, तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? करण दास से हमारा कभी वैचारिक संबंध नहीं रहा है। वो शुरू से हमसे अलग ही चले हैं। जो भी उनका मनसा है, जो भी उनकी इच्छा रही है, आज तक जब भी आज 2 साल का आंदोलन रहा, हम लोग कभी एक मंच में नहीं देखे, क्योंकि पता नहीं जो भी उनका अपना मन में हमारे प्रति क्या है, नहीं, अलग विषय है। वो आए ही थे लोकसभा के ठीक टाइम ही आए थे। उससे पहले उनसे हमारा ना कोई संबंध रहा है, ना कभी कभार टेलीफोनिक हाय हेलो नमस्कार एक ही जगह कहें तो बातचीत होती है। भाई करण दास से हमारा कभी वैचारिक संबंध नहीं रहा है। वो लोकसभा के चुनाव के संबंध में ही आए थे और प्रत्याशी बनने की मांग को ही लेकर आए थे। और हम भी चर्चा परिचर्चा किए अपने लड़कों में। उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई हम लोग 2 साल पहले से मेहनत कर रहे हैं, धरने पर हम बैठे हैं आपके लिए, आपके पीछे हम दौड़े हैं, और प्रत्याशी अगर उनको बनाएंगे तो हम लोग साथ नहीं दे पाएंगे। तो फिर हमने उनको कहा कि अभी समय है 6 महीना, आप मेहनत कीजिए। गिरिडीह लोकसभा में प्रत्याशी को जिताने के लिए, धनबाद लोकसभा में जिताने के लिए विधानसभा में सोचेंगे। तो फिर वो निकल गए, निर्दलीय लड़े हम। फिर नहीं कुछ समझ में आया तो ढोलू जी को समर्थन। तो उनका भाई, उनका रंग, उनका लीला, उनका खेला, उनका वही जाने। कभी जेएमएम को समर्थन करते हैं, कभी इधर बीजेपी के समर्थन करते हैं। तो उनका विचार है, वो खुद जाने, उनसे विशेष कोई संबंध नहीं है। बीच चुनाव में जेबी केसेस के कई साथी आपके साथ छोड़ गए और आपके संगठन ने निकाला, इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, कुछ संगठन की कुछ मर्यादाएं होती है, प्रोटोकॉल होते हैं। अगर वो संगठन के विपरीत पाए जाते हैं तो जाहिर सी बात है उन्हें हमें उनका साथ छोड़ना पड़ता है। तो ये चीज़ें हुई है और आगे भी होंगी। अगर जो संगठन के डिसिप्लिन में अगर बनकर नहीं चलेंगे तो स्वाभाविक है ये चीज़ें आगे भी देखने को मिलेगी। चंद्र प्रकाश चौधरी आप पर पूरा चुनाव के दौरान हमलेवार रहे, इस पे आप क्या कहेंगे? अगर हम उन पे हमलावर रहते तो चलेगा, क्योंकि हम प्रत्याशी हैं, वो सांसद है। लेकिन उनको हमला तो जो उनका समीकरण मैंने जो भी उनको प्रतिद्वंदी कहा जाए तो उनका प्रतिनिधि इंडिया गठबंधन था। वे तो हमें हमारा नाम भी नहीं लेते थे, तो हमला वहाँ करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं उन्होंने हमला करके हमें मजबूत किया है। वह एक्चुअली कुछ लोग होते हैं ना, हमले से घायल होते हैं जी। नहीं, ये एक ऐसा टाइगर है जो हमले से मजबूत होता है। तो वह हमले मुझे मजबूत किए हैं और मैं मजबूती के साथ उभर कर सामने आया हूँ। तो कहीं ना कहीं आप इसको पॉजिटिव वे में लेते हो? हम आलोचनाओं को पॉजिटिव लेते हैं, हमलों को पॉजिटिव लेते हैं, साजिशों को पॉजिटिव लेते हैं कि हमें कुछ बातें तभी तो साजिशें हो रही है। बचपन में ही एक कहावत सुनी थी कि पीठ पीछे उनकी बात होती है जिनमें कुछ बात होती है। जिंदा लोगों के ही लोग रास्ते रोकते हैं, मुर्दों को रास्ता दे देते हैं कि भैया निकल लो। आपको कभी बड़ी पार्टी की तरफ से दबाव या ऑफर आया? नहीं, ऑफर आया है। दबाव क्यों आएगा? अभी तो हम अपना इस करियर की शुरुआत किए हैं, अभी हम लोग ये सीढ़ी चढ़ रहे हैं। ऑफर आया है, दबाव नहीं आया है, ऑफर आया है। आप स्थानीय और खतियान की बातें कर रहे हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपके पार्टी में मौजूद स्तंभ फरजान खान के बाहरी होने का मुद्दा विरोधियों ने उठाया। नहीं, फरजान खान यहीं के हैं, तो उनके पास हमको लगता है 1932 से पहले 1800 टाइम ऑफ पीरियड का भी डॉक्यूमेंट होगा। और वो चीज़ें कभी सार्वजनिक करेंगे जब हमारे लोग सवाल करेंगे तब। विपक्ष के कहने पर हम क्यों? विपक्ष से हमारा संगठन थोड़ी चलता है। अगर हमारे संगठन के लोग कभी सवाल किए कि नहीं हम लोग फरजान जी का बैक पास्ट जानना चाहते हैं तो उनको बताएंगे। चुनाव लड़ने के लिए आपको क्राउड फंडिंग के लिए पैसा मिला, जिन्होंने आपको चंदा दिया, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको धन्यवाद देना चाहेंगे और उनके हर एक चंदे का हम लोग आभार रहेंगे और उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। अगर आपको कभी मौका मिला तो किसके साथ देंगे, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? कोई तीसरा आए सामने तो बेहतर होगा। झारखंड में आपकी लड़ाई किस पार्टी से है? देखिए, झारखंड में हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, उस आइडियोलॉजी से है जो कॉरपोरेट का सपोर्ट करती है। आज सभी लोग अगर कॉरपोरेट की दलाली नहीं करते तो 29 साल का लड़का जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है,
भैया जिसके पास कोई बूथ मैनेजमेंट नहीं है, हमारा हर बूथ में आप मतलब एजेंट भी नहीं बैठा था 2200 में, 1500-1600 बूथ में ही हम लोग, लेकिन हर जगह हम लोग का पोलिंग हुआ है, धड़ाधड़ पोलिंग हुआ है। आइडियोलॉजी कोई मतलब नहीं, एजेंट कोई है कि नहीं है, वो गए और सीधे गैस सिलेंडर में टिप लगा के आ गए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो आइडियोलॉजी को स्थापित की इस राज्य में, जीत कर गए यहाँ से और कॉरपोरेट की दलाली की है, हमारे जीएम लैंड को बेच रहे हैं, लैंड बैंक बना दिए। तो एक आइडियोलॉजी से हमारी लड़ाई है जो कॉरपोरेट के समर्थन में आके खड़ी हुई है। हमें कॉरपोरेट से हमारा कोई विरोधाभास नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं नियमतः कॉरपोरेट जो भी काम यहाँ करे नियमतः करे। अभी सुबह से लेकर हमको लगता है 10 गो शिकायत आई जहाँ जबरन जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है कंपनी के माध्यम से। तो ये चीज़ें मनमानी ना चले। आंदोलन के समय आपके समर्थक आपको सीएम बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन 41 सीटों का आंकड़ा कैसे आप हासिल करेंगे? देखिए, मैंने शुरू से कहा है कि ठीक है, लोगों की भावना है और इस भावनाओं का हम लोग कद्र करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है 41 सीटें नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? अगर बेहतर प्लानिंग होगी, हमारी आइडियोलॉजी दूर टू दूर अगर जाएगी, उसके लिए हमारे केडर, हमारे कार्यकर्ता मेहनत करेंगे, तो ऑब्वियसली 41 सीटें जो बहुमत का आंकड़ा है उससे दूर नहीं रहेंगे। हेमंत सोरेन, सुदेश महतो या बाबूलाल मरांडी के साथ कभी आपकी मुलाकात हुई? इनसे हुई है, हेमंत सोरेन जी से हुई है, बाबूलाल मरांडी से हुई है, सुदेश महतो जी से कभी मुलाकात हुई है, लेकिन मैंने एक बात होती है कि बात नहीं, जैसे भीड़ में 10 लोग मिले थे तो उस भीड़ में हम भी थे, उन लोगों ने बात किया जो भी हाय हेलो, उनकी उस भीड़ में हम थे, लेकिन ऐसे नहीं। लेकिन बाबूलाल मरांडी से बैठ के बात हुई है जब वो जेबीएम में थे, और मुख्यमंत्री से जब एक होमगार्ड का विषय था उनसे बात हुई है। बात नहीं, लेकिन गए थे, उनके सामने गए। 2019 में आपने जेएम के लिए काम किया था, कभी मौका मिलेगा तो दोबारा इस पार्टी के लिए काम करेंगे? नहीं, अब तो हम देख जेएमएम के लिए काम नहीं किए थे, काम किए थे प्रत्याशी के लिए। हाँ, प्रत्याशी के लिए। जो यहाँ के प्रत्याशी हाँ, मथुरा प्रसाद महतो हैं, महतो, उनसे जगन्नाथ महतो जी, पारिवारिक संबंध रहा है। तो चुनाव में 5 साल में एक बार हम लोग निकल जाते हैं कि हाँ चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसीलिए। बाकी ऐसा कुछ पार्टी के लिए कभी काम नहीं किया। पार्टी के लिए काम करने का मतलब है कि आप निरसा में भी काम किए, सिंदरी में भी काम किए, जामताड़ा में भी काम किए, तो उसको कहते हैं पार्टी का काम। पारिवारिक आपने? हाँ, वो केवल प्रत्याशी के लिए काम किए, वो मामला है। अभी मेरी मुलाकात मथुरा प्रसाद महतो जी से भी हुई थी, तो उनसे मैंने इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा था कि लाइक अभी के जो नए युवा पीढ़ी जो पॉलिटिक्स में, राजनीति में कदम रख रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? तो मथुरा प्रसाद महतो जी ने कहा था कि कह रहे थे कि अग्रेसिव राजनीति नहीं करना चाहिए, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? आप सहमत है क्या? देखिए, बिल्कुल, भले वो राजनीतिक विचारधारा भिन्न है, लेकिन अभिभावक स्वरूप हैं, और अगर वो कुछ सजेस्ट कर रहे हैं तो जरूर हम लोग उसको सीखेंगे और उनको इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी संगठन में। सुना है राज्य कई अफसर आपकी पार्टी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि पार्टी का एक प्रोटोकॉल है कि आप अगर हमारी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे तो कम से कम 6 महीना पहले आपको हमारे साथ होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप नवंबर में चुनाव है, अक्टूबर में आएंगे, कोई बड़ा चेहरा रहे मायने नहीं करेगा, क्योंकि हम बड़ा चेहरा मायने नहीं है भाई। 1 लाख अंसारी रातों रात स्टार बन गए, यहाँ आइडियोलॉजी मायने है। विरोधी कहते हैं कि आपके कार्यकर्ता उद्दंड है। नहीं, उद्दंड नहीं है, आक्रामक है। उद्दंडता में और आक्रामकता में अंतर है। आक्रामक है मतलब थोड़ा सा एग्रेसिव है, और मैं मानता हूँ इस चीज़ को। यूथ हैं और हमारे कार्यकर्ता मैक्सिमम 18 से 25 वाले हैं, तो ब्लड काफ़ी मतलब हाई लेवल का है, बहुत जल्दी सर्कुलेट होता है। समय के साथ परिपक्व होंगे और मैं आशा करता हूँ वे लोग सीखेंगे। लर्नर है सभी। राज्य के लोगों नौकरियां नहीं मिल रही है, चाहे वो सरकार हो या गैर सरकारी, हर जगह पर बाहरी लॉबी का कब्जा है। आप इस पर कैसे दूर करेंगे? देखिए, उसके लिए गवर्नमेंट में आके, सिस्टम में आके आपको अवरोध उत्पन्न लगाना होगा। आपको एक सिस्टम में आके 75 का जो पॉलिसी चल रहा है, जो डिमांड है, उन पर आपको अमल करना होगा। ये सही है कि आज, सही बात है, आज झारखंड की दुर्दशा का कारण है कि जो गैर राज्यों के लोग आए, बाहुबली किस्म के लोग आए, दबंग किस्म के जो लोग आए, उन्होंने हमारी सारी चीज़ों को एक छत्र अपने कब्जे में ले लिया है। कोयला, बालू, पत्थर सब अपने कब्जे में ले लिया है। एक लंबी संघर्ष मैंने ये झारखंड देख पा रहा है। एक बहुत बड़ा सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए एक लंबा संघर्ष, एक वैचारिक संघर्ष बहुत लंबा होगा। अगर आप एमपी जीत कर आते हैं तो आप कल्चर की बातें बहुत महत्वपूर्ण तरीके से, हर जगह पे आप कल्चर की बातें बहुत की है आपने, तो आप कल्चर पे क्या काम करेंगे? अगर आप कल्चर को किस तरह से बढ़ावा देंगे झारखंड में? देखिए, जो झारखंड कल्चर, सबसे पहले अभी आज देखिए, बांग्लादेश जो पाकिस्तान से कट के बना, दोनों का धर्म इस्लाम था, लेकिन बांग्लादेश ने कल्चर को चुना। जो लोग आज धर्म को लेकर काफ़ी विवाद उत्पन्न करते हैं, धर्म को लेकर माहौल को गर्म रखते हैं, लेकिन वहाँ बांग्लादेश ने
मैंने जो अपना प्राथमिकता दिया वो कल्चर को दिया, अपनी भाषा संस्कृति जो आइडेंटिटी है उसको दिया। तो इसका मतलब है कि एक जो कोई कौम होता है उसका एक कई वर्षों से उसका एक विशिष्ट पहचान होता है, उसकी भाषा, परंपरा, संस्कृति। तो कहीं ना कहीं उसको अगर जीवंत रखेंगे तभी वह समुदाय, वह लोग अपने आप को जीवंत महसूस करेंगे। तो ऑब्वियसली जो झारखंड के लोग हमारे रहते हैं, उनकी जो भाषा परंपराएं हैं, उनको लगातार हम लोग संरक्षण करेंगे, सपोर्ट करेंगे, चाहे जो भी रहे। हर सरकार रोजगार देने का वादा करती है और भूल जाती है, आप कैसे इससे दूर करेंगे? देखिए, एक सांसद का जो भी ताकत है उसके अनुसार तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमारी जो खुद की सैलरी होगी उसको भी हम इन्वेस्ट कर देंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको भी इन्वेस्ट कर देंगे। उससे अगर 2, 3, 4, 5 लोगों को भी अगर रोजगार मिले तो वो मेरे लिए जीत होगी। झारखंड में कहीं ना कहीं शिक्षा में झारखंड के लोग काफ़ी पिछड़े हैं, तो इसको बेहतर करने के लिए आपके पास कुछ प्लान या स्ट्रैटेजी कुछ है? देखिए, उसके लिए मेरे हिसाब से मानना है कि जो बहुत सारे चेंजेज करने होंगे, सिलेबस में चेंजेज करने होंगे, जो पाठ्यक्रम का जो पैटर्न है उनमें चेंजेज करने होंगे। जैसे एक उदाहरण देते हैं, 12 में हम लोग चैप्टर पढ़ते थे विलियम डगलस डीप वाटर। क्या मतलब है हमको विलियम डगलस से, क्या मतलब है हमको उस डीप वाटर से, कहाँ विदेश की कहानी, क्यों मेरा माइंड में उसको आ ही नहीं रहा है। तो इसीलिए अगर उसकी जगह आपको इंग्लिश ही पढ़ाना है तो डीप कोल पढ़ाइए, दामोदर वैली का जो कहा, हमको कोयला के बारे में इंग्लिश से पढ़ाइए ना भाई। कोई वो पानी में डूब रहा है, कोई उसको कमर में बेल्ट बांध रहा है, तो विलियम डगलस की कहानी है। तो लाइक दैट ऐसे जो बोरिंग सब्जेक्ट है उनको आउटसाइड करना हुआ। आखिर उनको हम क्यों दिए हैं? सीखने के लिए लैंग्वेज को। तो लैंग्वेज को अगर सिखाना है तो बिरसा मुंडा से सिखाइए, विनोद बाबू को चैप्टर डाल के सिखाइए, के राय का चैप्टर डाल के सिखाइए। इससे क्या होगा, हमारा इंटरेस्ट जगेगा, क्योंकि हमारे क्षेत्र के लोग हैं। जब उनको पढ़ेंगे तो हमको अपने गाँव का नाम आएगा, अपने लोगों का नाम उस चैप्टर में दिखेगा। ये विलियम डगलस कहाँ, टोनी मॉरिसन, जॉर्ज फर्नांडिस, विदेशों की विलियम शेक्सपियर, विदेशों की कहानी क्या मतलब है हमको? नहीं, ठीक है, बड़ा होंगे तब शेक्सपियर जी भी सब अलग होगा, लेकिन खासकर जो 10th लेवल के हैं, 12th लेवल के हैं, वहाँ अंग्रेजी पढ़े। हम ये अंग्रेजी से नहीं है, लेकिन अंग्रेजी का जो चैप्टर रहेगा वह हमारे लोगों के इर्द गिर्द रहेगा, हमारी परंपरा के इर्द गिर्द रहेगा। तो वहाँ पैटर्न को बदलने की आवश्यकता है। जब तक वो आपके दिल और दिमाग में अटैच नहीं करेगा, वो रट के ही जाएगा। राज्य में सत्ता पर बैठे नेताओं को कोई अपील करना चाहते हैं? हाँ, उनसे यही अपील करना चाहते हैं कि आप लोग अपनी कमाई का 70% हिस्सा जनता को दान कर दीजिए, क्योंकि आपने इतना कमा लिया है कि आज के बाद से यहाँ घर में बैठ कर आप लोग मक्खी मारेंगे तो आपकी आने वाली 10 पीढ़ी आराम से खाना खा लेगी। इतना मत लूटिए, गरीब आदमी को इतना मत सताइए। कोई आदमी यहाँ बेरोजगारी से त्रस्त है, किसी को अच्छा पानी नहीं मिल रहा है, और आप राजधानी में 4-4 मकान बना के बैठे हैं अभी जनता के वोट से। तो 75%, 2-4 लोग हैं जिनके पास ये सोच नहीं है, लेकिन मैक्सिमम की जो सोच है, उन्होंने जो धन जमा किया है, आपसे आग्रह होगा। क्यों, देख लीजिए, हम स्पष्ट कहना चाहेंगे, धन का 3 गति होता है। या तो उपयोग कीजिए, यानी आपने जितना पैसा कमाया उसको उपयोग कीजिए, वो तो आप कर नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा कमा लिए हैं। या तो उसका उपयोग कीजिए, या तो उसको दान कीजिए, या तो वो नष्ट हो जाएगा। तो इससे अच्छा है नष्ट हो जाए, उससे अच्छा है दूसरा विकल्प कि गरीबों को दान कर दीजिए। यही स्थिति है। आप सुनने में आता है किसी के पास 10,000 करोड़ है, क्या करेगा उतना भाई? 50,000 करोड़ है, 4 जिलों में मकान है, दुकान है, क्या कीजिएगा? यहाँ जनता के पास रहने का ठिकाना नहीं है, आपका 4 जिलों में मकान है। तो उनको नेताओं को ये संदेश देंगे कि आप बेहतर है कि आप अच्छा नेता बनिए, एक ईमानदार नेता बनिए और जनता का प्रिय नेता बनिए, जनता के जैसा रह के जनता का नेता बनिए। यही हमारा उनको संदेश रहेगा। राजनीतिक करियर में परिवारवाद जो एक शब्द है वो काफ़ी मशहूर है, तो इससे मतलब खत्म करना, मतलब आपके हिसाब से इस पे क्या कहना चाहते हैं? परिवारवाद हमने तो, हमारी पार्टी ने उसको खत्म कर दिया है। हम लोगों ने स्पष्ट कह दिया। देखिए, हमारे प्रत्याशी अभी मनोज यादव हैं, संजय मेहता हैं, दीपक गुप्ता हैं, दामोदर सिंह हंसदा हैं, जयराम महतो हैं, इकलाक अंसारी हैं, जो भी हैं, बेबीलता टुडू हैं, देवेंद्र नाथ महतो हैं, उनके बच्चे चुनाव नहीं लड़ेंगे। स्पष्ट, उनके बच्चे चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर कुछ इमरजेंसी केसेस, कुछ ऐसे इशू आते हैं तो उस पर विचार होगा, नहीं तो ये गारंटी है उनके बच्चे चुनाव नहीं लड़ेंगे। विनोद बाबू के सपने के झारखंड को लेकर आपकी क्या राय है? हाँ, विनोद बाबू का सपना तो खुद उनके दल वालों ने दरकिनार कर दिया। उनकी फोटो नहीं है, उनकी फोटो आज कहीं नहीं बची। विनोद बाबू ने जिस पार्टी को सींचा, जिस पार्टी का स्थापना किया, जिस पार्टी को जन्म दिया, आज उस पार्टी में विनोद बाबू का फोटो नहीं है। ना विनोद बाबू का एक स्लोगन बचा है, ना विनोद बाबू की मैंने कोई झलक दिखती है। तो दूसरे से क्या अपेक्षा करेंगे? विनोद बाबू की पार्टी आज सरकार में है और उस पार्टी ने विनोद बाबू को खत्म कर दिया। ये दुर्भाग्य है। आप कैसा झारखंड बनाना चाहते हैं? देखिए, एक पहला बात है, झारखंड में ही झारखंड छुपा है। झारखंड के लिए हमें लंबा चौड़ा प्लानिंग की आवश्यकता नहीं है। झारखंड में छुपा है। झाड़ यानी जंगल,
यानी सबसे पहला बात है कि हमारे जंगल को बिल्कुल डिस्टर्ब ना किया जाए। जंगल डिस्टर्ब होने के कारण आज पर्यावरण डिस्टर्ब हुआ। आज देख लीजिए, आज अभी हमको 4 गो डेथ का मिला है, अभी मिलने जाएंगे, अच्छे हट्टे कट्टे लोग मर गए गर्मी के कारण। क्यों हुआ आपको भी मालूम है, पर्यावरण के कारण। तो झाड़ यानी जंगल, हमारे जंगल को सुरक्षित किया जाए। आज कहीं ना कहीं झाड़ का जंगल हमारा अगर सुरक्षित रहेगा तो हमें लगता है आधा झारखंड सुरक्षित रहेगा। दूसरा खंड यानी जमीन, ये जंगल और जमीन हमारा सुरक्षित छोड़ दीजिए, उसके बाद हम प्लानिंग करके सब ठीक कर लेंगे। अभी सबसे ज्यादा समस्या अगर हमारे पास किसी चीज को लेकर आती है तो जमीन। कौन ले रहा है? ना फलना कंपनी कब्जा कर रहा है, फलना कॉरपोरेट वाला कब्जा कर रहा है, फलना जमीन दलाल कब्जा कर रहा है। तो ये 2 चीजें मजबूत किया जाए, झारखंड को ही सुरक्षित किया जाए। झाड़ यानी जंगल और खंड यानी जमीन, ये 2 चीजें जब झारखंड की सुरक्षित हो जाएंगी तो मुझे लगता है आधा झारखंड सुरक्षित हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे बात करेंगे। हमने झारखंड बनने से पहले एक से बढ़कर एक आंदोलन देखा, लेकिन राजनीतिक दबाव और लोभ के कारण आंदोलन कहीं दब सा गया। आपका आंदोलन भी कहीं खो तो नहीं जाएगा? नहीं, झारखंडियत आवाज गुम नहीं होगी। चूंकि देखिए बाकी लोगों में शायद उस परिस्थितियों के अनुसार क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन हम लोग इन चीज़ों को मान के चले हैं कि हम लोग गुम नहीं होने देंगे। इलेक्शन कैंपेन के दौरान आपकी माता श्री और दादी काफ़ी बढ़ चढ़ कर आपका हिस्सा ली, प्रचार की, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और उनकी स्वास्थ्य के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम तो घर नहीं गए हैं उसके बाद, लेकिन आशा करते हैं स्वस्थ ही होंगे। और उनके अलावा माता और दादी ही क्यों हुआ, हजारों माताओं ने हमारे लिए कैंपेन किया है, तो सबको धन्यवाद है। क्योंकि वो काफ़ी इमोशनल भरा मैसेज था, मतलब उनके तरफ से मैंने देखा सोशल मीडिया में, वो काफ़ी इमोशनल था, वो मैसेज बहुत इमोशनल था। तो काफ़ी शायद आपकी मतलब माता श्री जो है काफ़ी भावुक हो चुकी है, और मतलब बहुत टाइम से शायद आप मिले नहीं हो, तो वो भी एक कारण है। हाँ वो तो बात है, लेकिन भावनाओं से थोड़ा सा हम लोग भी मानते हैं, भावनाओं से ऊपर उठकर कुछ कार्य करने के लिए निकले हैं। विरोधियों का आरोप है कि आप मूल मुद्दों से भटक चुके हैं। नहीं, मुद्दा तो वही था। हम तमाम भाषणों में खतियान का जिक्र किए। हाँ, ये कंटिन्यूली, चूंकि अब भाषण 2 घंटा का नहीं रहा, भाषण अब 4 घंटा का नहीं रहा, आधा घंटा का रहा, तो आधा घंटा में जो भी कंक्लूड करना पड़ता है उस भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार से वो करते आए हैं। बैरवा में स्पष्ट खतियान का बेहतर जिक्र किए, नियोजन नीति पर अच्छा डिस्कशन किए, और डुमरी वाले में ज़मीन को लेकर अच्छा डिस्कशन हुआ। तो जो मुद्दे मेरे हैं ज़मीन, खतियान, उस पर हम अड़िग हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, उस पर तो बातचीत हो ही रही है। आप MP जीत कर, अगर आपके लाइक अभी आप 4 सीटों से मान लेते हैं, आप MP सीट जीत कर आप दिल्ली पहुंचते हैं, और कहीं ना कहीं वहाँ पे अराउंड 550 MPs है, तो उस बीच आप अपनी बात को कैसे रखेंगे, और क्या मतलब आप चुनौती भरा रहेगा। लेकिन ये तो है कि जब एक साधारण सा लड़का जब वहाँ पहुँचेगा तो देश की नज़र पड़ेगी, और हमें लगता है कि तमाम मीडिया हाउस में भी बैठने का अवसर मिलेगा। सदन में तो मौका मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मीडिया हाउस में भी जब हमें मौका मिलेगा तो फिर झारखंड की बात को वहाँ भी रखा जाएगा। और कहीं ना कहीं आपके लिए, अगर आप 4 सीटों से जीत कर जाते हैं तो आपकी बात आप कैसे मनवाओगे वहाँ पे, क्योंकि आपका मेजोरिटी तो कहीं ना कहीं बहुत कम है। देखिए, बात कुछ चीज़ें हैं कि मेजोरिटी और भीड़ डिसाइड नहीं करती है। कुछ चीज़ें, परिस्थितियाँ और आपका तर्क, आप क्या रखते हैं। आप एक व्यक्ति हैं या 100 व्यक्ति हैं, ये तो 100 व्यक्तियों से भीड़ दिखाकर डराने वाला बात नहीं है। जब हम झारखंड के विषय में अपना तर्क, आर्गुमेंट प्रेजेंट करेंगे, उस तर्क में क्या जो विषय प्रेजेंट किए जा रहे हैं उनमें सच्चाई क्या है, तो वो चीज़ें तय करेंगी कि हमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो वो तो हमारा प्रेजेंटेशन तय करेगा। आपके पार्टी में काफ़ी सारे जो युवा है वो हमेशा से आपके साथ शामिल है, और तो उनके लिए अगर आप जीतते हो तो उनके लिए आप क्या करना चाहोगे? देखिए, यूथ का मतलब है एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। कुछ उसके बारे में आपने कुछ प्लान किया है, कुछ ऐसा सोचा है? देखिए, एजुकेशन को लेकर हम लोग काफ़ी मतलब सीरियस हैं, और हम लोग चाहेंगे कि जो एजुकेशन का स्तर है झारखंड में उसको बेहतर किया जाए। उसके लिए हम लोग बाकायदा जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनके बीच हम लोगों ने एक तैयारी की है कि एक बेहतर शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए, उसकी आप एक अभी से मान कर चलिए कि हम लोग किसी रूप में हमारा वहाँ प्रेजेंटेशन होने जा रहा है, तो आप तैयार कीजिए। देखिए, सबसे पहला बात है कि एक व्यक्ति हर एक चीज़ों को ना देख सकता है ना समझ सकता है। तो जो एजुकेशन लाइन से आने वाले लोग हैं, एजुकेशन तो खैर हम लोग भी हैं, एजुकेशन का मतलब वो नहीं, मतलब जो टीचिंग लाइन से आने वाले लोग हैं, जो प्रोफेसर का कार्य कर रहे हैं, उनसे स्पष्ट उनको हमारा अपील रहा है और उनसे बैठे हैं
कि आप एक बेहतर एजुकेशन नीति बनाइए कि कैसे इस राज्य में सुधार होगा। स्थानीय नीति और नियोजन नीति की जो आप बात करते हैं, तो अगर आप जीत कर आते हैं तो उसको किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करेंगे और क्या उसके पीछे का मतलब आप क्या प्रोसेस आप क्या सोचे हो? देखिए, सबसे पहली बात है कि एक प्रेजेंटेशन हमारा दिल्ली में होना चाहिए, एक गंभीर प्रेजेंटेशन होना चाहिए, तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ होना चाहिए, तमाम राज्यों का एग्जाम्पल के साथ होना चाहिए, 371 ABCD के जो धाराएं हैं उनके साथ होना चाहिए, कि जब सभी राज्यों को विशेष राज्य का माने मैक्सिमम राज्यों को विशेष राज्य का सुरक्षा प्रदान है और उस राज्य में अतिक्रमण को रोकने के लिए उस राज्य को विशेष कानून प्राप्त हैं। तो झारखंड जो सब कुछ दे चुका है, आज केंद्र को झारखंड ने क्या नहीं दिया, सब कुछ दे दिया। आज झारखंड खोखला हो चुका है केंद्र के चक्कर में, दिल्ली की तिजोरी भरते भरते आज झारखंड खोखला हो चुका है, आज झारखंड बिल्कुल बेजान हो चुका है। तो वैसे में अगर वो सुरक्षा मांग रहा है, एक संजीवनी मांग रहा है, तो मुझे लगता है केंद्र को हंस के देना चाहिए। 40% खनिज देने वाला झारखंड अगर 40 मिनट का डिस्कशन झारखंड के आने वाले 10 सालों के रोड मैप पर मांगता है तो केंद्र को हंस कर देना चाहिए। आपको इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी की तरफ से आपको इन्विटेशन आया है डिबेट के लिए, तो आप वहाँ पे किस तरह की बातों पर चर्चा करेंगे या फिर? देखिए, अभी तक चूंकि ये आया है, हमें हमारे एक मित्र के माध्यम से, राजू भाई हैं जो रांची सिल्ली से आते हैं, और उन्हीं के प्रयास से आया, इसकी तो हमें जानकारी भी नहीं थी और अभी तक हम क्या जानकारी नहीं ले पाए ना, हम कुछ पढ़ पाए हैं। देख रहे सोशल मीडिया में चल रही चीज़ें। तो जब 4 तारीख के बाद जब मौसम थोड़ा शांत होगा तो हम लोग कहीं बैठ के 1 दिन 1.5 दिन डिस्कस करेंगे कि वहाँ किन चीज़ों पर प्रेजेंटेशन होना चाहिए। बढ़िया। और आप अभी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा वक्त मिला इलेक्शन के बाद? नहीं, वक्त नहीं आज भी है, अभी भी इलेक्शन के बाद अभी सुबह 8 बजे से बैठे हैं, अभी हमको लगता है 12-1 बजने को हैं और लगातार लोगों से मिल रहे हैं। अभी तक नहीं करने से भी एवरेज तो 2-3 हज़ार लोगों से मिल चुके हैं। फील्ड वर्क काफ़ी रहा था, लेकिन अभी कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो गया। नहीं, फील्ड में नहीं, अभी लोग आवास में ही आ रहे हैं और आके अपनी समस्याओं से परिचय करवा रहे हैं और समस्याओं को अपने टेलीफोन से हम समाधान करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो ये थे झारखंड के सनसनी बन चुके जयराम महतो, जिन्होंने बेझिझक होकर हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। तो ऐसे ताबड़तोड़ इंटरव्यू देखते रहिए हमारे झारखंड कनेक्शन के खास पेशकश झारखंड स्पॉटलाइट में। तब तक के लिए जय हिंद।